किसानों के आंदोलन पर आज का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कही है जो हम कई दिनों से आपको बता रहे थे, यानी यह मामला बातचीत के जरिए ही सुलझाया जाना चाहिए। और हम भी बात यही कर रहे थे कई दिनों से कि इसमें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई जिनमें कहा गया था कि कोरोना वायरस के समय इतनी बड़ी संख्या में आंदोलन करने वालों को एक जगह पर इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वहां मास्क नहीं है और यह बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है ऐसे में। और उन याचिकाओं में यह भी कहा गया कि सड़कों को ब्लॉक करके, हाईवेज को जैम करके लाखों लोगों को परेशानी में नहीं डाला जा सकता, इसलिए इन तमाम सड़कों को तुरंत खाली करवाया जाना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हल करने के लिए एक कमेटी बनाने की बात कही है, जिसमें सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रतिनिधियों के साथ साथ देश भर के किसानों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अब इस खबर में यह एक बहुत बड़ा कैच है, क्योंकि अगर इस नई कमेटी में, जिस कमेटी का गठन करने की बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है, इस कमेटी में अगर पंजाब के किसानों के अलावा पूरे देश के किसान प्रतिनिधि भी आ गए तो यह आंदोलन एक दूसरी दिशा में जा सकता है। इसलिए सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, क्योंकि अब इसमें एक तीसरी पार्टी जुड़ गई है। अब तक मामला था किसानों और सरकार के बीच, लेकिन अब से यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास भी आ गया है। अब इसके तीन पहलू हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि दिल्ली के आसपास चल रहा यह आंदोलन जल्द ही एक राष्ट्रीय मुद्दे में भी बदल सकता है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा भारतीय किसान यूनियन और देश भर के किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हों। और अगर ऐसा हो गया तो यह आंदोलन किसी और दिशा में भी जा सकता है, क्योंकि अगर पंजाब के किसानों के अलावा इस कमेटी में देश भर के किसान आ गए और उन्होंने यह कह दिया कि वो नए कृषि कानूनों के पक्ष में हैं, तो सोचिए क्या होगा। बहुत संभव है कि आंदोलन उसके बाद कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि इन कानूनों का विरोध मुख्य रूप से पंजाब के किसान ही कर रहे हैं। पंजाब में किसानों की संख्या करीब 11 लाख है, जबकि देश भर में 15 करोड़ किसान हैं। यानी इस आंदोलन में देश के 1% से भी कम किसान हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें किसानों के उन नेताओं के नाम भी बताएं जो अदालत में आ सकते हैं, क्योंकि बिना किसानों की बात सुने कोर्ट कोई फैसला कैसे सुना सकता है। कल जो किसान नेता सुप्रीम कोर्ट में किसानों का पक्ष रखेंगे, उनमें 8 नाम शामिल हैं और ये सभी नाम इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। ये सारे वो नेता हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया गया कि किसानों के साथ बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला है, क्योंकि किसान सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने के मुद्दे पर सिर्फ हां या ना में ही जवाब चाहते हैं, उसके अलावा वो कोई बात ही नहीं करना चाहते। इसलिए केंद्र सरकार के कई मंत्रियों के साथ बैठकों के बावजूद सभी दौर की बातचीत अब तक असफल रही है। और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि किसानों के अलावा कुछ और लोग भी इस आंदोलन में दिलचस्पी लेने लगे हैं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल विपक्ष पर हमला किया था और उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया था कि कुछ लोग किसानों को बहका रहे हैं और कुछ लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहे हैं। और सरकार लगातार ये बात कहती चली आ रही है। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिलाया है कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जो किसानों के हित में ना हो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की सरकारों को नोटिस जारी करके कल तक उनसे जवाब मांगा है। अब कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुना सकता है कि किसानों द्वारा बंद की गई सड़कों को खाली कराया जाए या नहीं। यह बहुत बड़ा और पेचीदा फैसला होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि इस आंदोलन को जारी ऐसे ही रखना चाहिए या फिर सड़कों को खाली करा लेना चाहिए। आपको याद होगा, शाहीन बाग में भी ऐसे ही महीनों तक प्रदर्शन चलते रहे थे और वो सड़क इसी तरह महीनों तक ऐसे ही जैम रही थी। इस बार भी क्या वैसे ही होने वाला है, या सुप्रीम कोर्ट बीच में आकर इस बार इन सड़कों को खाली करवा लेगी? यह बड़ी बात होगी।
इस सुनवाई के बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सरकार को मंजूर होगा, लेकिन किसानों ने यह साफ किया है कि वो इस कमेटी में अपने किसी भी प्रतिनिधि को नहीं भेजेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। अब ये स्टेलमेट था कि मुझे खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक टिप्पणी की है और वो सभी को मान्य होगी। उन्होंने कहा है कि कमेटी बनाई जाए जैसे सभी स्टेक होल्डर उसमें हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी हो, किसान यूनियंस के भी हो और स्टेक होल्डर्स भी स्टेट्स के भी हो। तो कल जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो सभी को मान्य होगा और उस पर ये इस मसले का हल भी निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाता है, इसको हटाना चाहिए। तो फैसला तो मोदी सरकार को लागू करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को तो आड़ बना रहे हैं, ਅਸੀਂ ਤੇ उसका भी सामना करने को तैयार हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को हम नहीं मानते, उसका कारण है कि ये सब जज सुप्रीम कोर्ट ये मोदी के बनाए हुए हैं। ये वो सिर्फ हमें टालना चाहते हैं, हम टलना नहीं है। हम इन खाली हाथों से लड़ेंगे। हालांकि कमेटी का सदस्य न बनने की बात कुछ किसान संगठनों ने कही है। बाकी के किसान संगठनों का क्या रुख होगा यह देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन अगर नई कमेटी में देश भर के सभी किसानों के प्रतिनिधि शामिल हो गए तो फिर इस आंदोलन का रुख बदल भी सकता है, क्योंकि हाल ही में देश भर के बहुत सारे किसान संगठन ऐसे आए हैं सामने जिन्होंने नए कानूनों के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। भारत में 50 से भी ज्यादा बड़े किसान संगठन हैं, लेकिन दिल्ली के आसपास चल रहे इस आंदोलन में करीब 30 संगठन ही शामिल हैं। बाकी जो राज्यों के संगठन हैं वो अभी तक इस संगठन में शामिल नहीं है। इसलिए बड़ी बात यह है कि यह तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से हम पहले आपको बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए कि ये जो सड़कें हैं जिन पर किसान कब्जा करके बैठे हैं, इन सड़कों को खाली कराने की बात हो रही है। ये आप देख सकते हैं विशाल प्रदर्शन है। और सुप्रीम कोर्ट को इसी का फैसला करना है कि ये सारी जो सड़कें हैं अब इन्हें खाली कराया जाए या नहीं। लेकिन फिर से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बड़ी बात कही है वो ये है कि जो कमेटी बनाई जाए नई, उस कमेटी में पंजाब के किसानों के अलावा जो प्रदर्शनकारी संगठन है किसानों के, उनके अलावा देश भर के किसान संगठनों को भी शामिल किया जाए। अब देश भर में ऐसे बहुत सारे किसान संगठन हैं जो दूसरे राज्यों में हैं जिन्हें नए कृषि कानूनों से कोई समस्या नहीं है और वो इसका समर्थन करेंगे। तो अब आगे चलकर बड़ी बात जो सामने आ जाएगी वो ये है कि देश भर के 15 करोड़ किसानों का असली प्रतिनिधि कौन होगा। कौन ये बताएगा कि देश के 15 करोड़ किसान क्या चाहते हैं। क्या पंजाब के जो किसान संगठन हैं, हरियाणा के किसान संगठन हैं, उन्हीं को यह मान लिया जाए कि यही पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या फिर उन राज्यों के अलग अलग संगठन भी शामिल किए जाएं और वो ये बताएं कि वो क्या चाहते हैं। इसलिए आगे चलकर ये जो आंदोलन है ये एक दूसरा रुख भी ले सकता है, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ पंजाब के किसानों को ही इसमें देख रहे हैं। लेकिन जब बाकी राज्यों के किसानों के नेता इसमें शामिल हो जाएंगे, जब उनसे यह पूछा जाएगा तो जरूरी नहीं है कि वो अपना समर्थन पंजाब के किसानों को दे ही दें। इस बीच किसान संगठनों ने अपना एक मीडिया सेल बनाने का फैसला किया है और अब किसान इस मीडिया सेल के सहारे सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाएंगे। ये बात हम कई दिनों से कह रहे थे कि किसानों को सड़कों से हटकर सोशल मीडिया पर अपना अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि आंदोलन का यही तरीका अब सबसे बेहतर है। ये जो नया युग है, अब हम 2020 में हैं, ये युग वो जमाना नहीं रहा इसमें कि जब आप सड़कों को रोक देंगे, रेल रोक देंगे, बसों को रोक देंगे, हर चीज नष्ट करेंगे, हर चीज बर्बाद करेंगे, आगजनी करेंगे, तभी प्रदर्शन माना जाएगा। अब प्रदर्शन का रुख बदलना चाहिए और अब सकारात्मक प्रदर्शन होना चाहिए। ऐसा विरोध होना चाहिए जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। इसलिए हम किसानों के इस कदम का स्वागत करते हैं कि उन्होंने अपना एक मीडिया सेल बनाया, क्योंकि किसान भी लगातार, उन्हें कई चैनलों से ये समस्या हो रही थी कि उनकी सारी बातें सामने नहीं आ रही हैं। अब किसान अपने मीडिया सेल के जरिए देश को संबोधित कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ी बात यह होगी
कि इन किसानों का जो दुरुपयोग हो रहा है, यानी बहुत सारी अलगाववादी ताकतें इस आंदोलन का दुरुपयोग करने की जो कोशिश कर रही हैं, वो अब इससे दूर हट सकते हैं जब किसान अपने हाथ में अपना कम्युनिकेशन ले लेंगे। तो ये अच्छी बात है। अब किसान चाहें तो हम तो ये कहेंगे कि उन्हें ये सड़कें खाली कर देनी चाहिए, अपने अपने घर वापस चला जाना चाहिए और सारा प्रदर्शन वो सोशल मीडिया पर करें। सोशल मीडिया पर आएं, देश के लोगों को बताएं, पूरी दुनिया को बताएं कि वो क्या चाहते हैं, अपने तर्क रखें और वो लोगों को बताएं कि उनकी बात में, उनकी मांगों में कितना दम है। लोगों को भी कन्विंस करें और सरकार को भी कन्विंस करें। लेकिन इस सब को करने के लिए उन्हें इतनी सर्दी में अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। ना खुद परेशान हो, ना देश के बाकी लोगों को परेशान करें। और अगर सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं तो भारत में डेटा और फसल, ये दो ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा सस्ती हैं। हमारे यहां डेटा भी सस्ता है और आटा भी सस्ता है। लोग तो कहते हैं कि हमारे यहां डाटा आटे से भी सस्ता है। किसानों की फसलों को 2 रुपए प्रति किलो तक भी दाम नहीं मिल पाते कई बार, लेकिन देश में अब इंटरनेट का जो डेटा है वो उससे भी सस्ता है। इसलिए इस सस्ते डेटा का फायदा किसान नेताओं को उठाना चाहिए। परेशान होने की जरूरत नहीं। वापस घर जाइए और अपने अपने मोबाइल फोन और अपने अपने जो संचार के माध्यम हैं उन्हें उठाइए। आपको याद होगा कुछ समय पहले मी टू कैंपेन आया था और वह हाल के दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा कैंपेन बन गया था। मी टू कैंपेन, आपने भी नाम सुना होगा। उसमें किसी ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया था, सड़कें रोकी नहीं थी, किसी ने बसों में आग नहीं लगाई थी, कुछ नहीं हुआ था, विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ था, किसी ने रेल नहीं रोकी थी। सोशल मीडिया पर यह प्रदर्शन शुरू हुआ और उसके नतीजे आप सबने देख लिए। इसलिए यह आंदोलन भी सोशल मीडिया के जरिए चलाया जा सकता है। जनतंत्र में आजादी के नाम पर लोग कई बार बहुत जिद्दी हो जाते हैं, इस आजादी का दुरुपयोग करने लगते हैं और सिर्फ हां या ना में ही जवाब सुनना चाहते हैं, लेकिन बीच के रास्ते में उनकी दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन जो असली समस्या का जो असली समाधान होता है वो कई बार हां या ना के बीच में छुपा होता है, यानी बीच के रास्ते में छुपा होता है। और हम सरकार से भी यही कहेंगे, किसानों से भी यही कहेंगे कि हां और ना के बीच में जो फॉर्मूला छिपा हुआ है उसे खोजने की कोशिश करें। बातचीत के जरिए इस मामले का हल निकालें। मृत्यु किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती, सबसे फेयर मृत्यु होती है, क्योंकि मृत्यु अमीर को भी आती है, गरीब को भी आती है, राजा को भी आती है, रंग को भी आती है। मृत्यु जाति और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोगों के जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु ही है। लेकिन जीवन हमेशा आपके साथ भेदभाव करता है। अलग अलग धर्मों और जातियों में बटे लोग अपने लिए अलग अलग नियम और कानून बना लेते हैं और फिर यही नियम और कानून आगे चलकर समाज में भेदभाव की बुनियाद बनते हैं। आज इसी भेदभाव का एक मामला हमारे यहां, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। इसीलिए हमने आपको श्रीलंका का ये उदाहरण दिया कि श्रीलंका की सरकार ने एक कानून बना दिया और वो सब पर लागू होगा। मुसलमानों पर भी लागू होगा, बौद्ध पर भी होगा, चाहे आप किसी और ईसाइयों पर भी होगा। हमारे यहां भी एक सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया है जहां एक याचिका दायर करके यह मांग की गई कि विवाह के बाद पति पत्नी के बीच तलाक के दौरान मिलने वाला गुजारा भत्ता को लेकर देश में एक जैसा समान कानून हो। यानी चाहे विवाद हिंदू पति पत्नी के बीच हो, मुस्लिम पति पत्नी के बीच हो या किसी और धर्म को मानने वाले पति पत्नी के बीच हो, गुजारा भत्ता एक जैसा मिलना चाहिए, गुजारे भत्ते का कानून एक होना चाहिए। अभी हमारे देश में ऐसे विवादों में जो गुजारा भत्ता दिया जाता है वो अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉज के मुताबिक तय होता है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस देकर पूछा है कि गुजारा भत्ता देने के मामले में सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून क्यों न बनाया जाए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने यह भी कहा कि समान कानून का क्या मतलब है, क्या हिंदू कानून को तरजीह दें या मुस्लिम कानून को, किसके कानून को हम सब के लिए समान बनाएं, यह एक चुनौती होगा। इसलिए कोर्ट पूरी सावधानी के साथ केंद्र को नोटिस जारी कर रहा है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत पति को तलाक के बाद पत्नी को गुजारा भत्ता देना होता है। हालांकि गुजारा भत्ता कितना होगा यह अलग अलग मामलों पर निर्भर करता है। गुजारे भत्ते पर एक समान कानूनों का विरोध करने वालों का यह तर्क है कि इसके बहाने सरकार देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी कर रही है। अब आप सोचिए, हमारे देश में लोग समान आचार संहिता के भी खिलाफ हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं।
अब ये सोचिए कि आखिर सबके लिए एक जैसे कानून की मांग में गलत क्या है। जब श्रीलंका जैसे देश में सभी धर्मों के लोगों के लिए अंतिम संस्कार तक के लिए एक जैसा कानून लागू हो सकता है, तो भारत में सबको जीवन जीने का एक जैसा अधिकार क्यों नहीं मिल सकता? यानी भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू क्यों नहीं हो सकता? समान नागरिक संहिता एक सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष कानून व्यवस्था है जो किसी भी धर्म या जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होती है, और अनुच्छेद 44 के तहत संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी बताया गया है। लेकिन गोवा को छोड़कर देश में यह कानून आज तक कहीं भी लागू नहीं हो पाया। अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून होने से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो अदालतों में वर्षों से चल रहे मुकदमों के फैसले जल्दी हो जाएंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और संपत्ति के बंटवारों में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे किसी का धर्म कुछ भी हो। वर्ष 1985 में शाहबानो केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश को एक रखने में मदद करेगा। कोर्ट ने कहा था कि देश में अलग अलग कानूनों से उत्पन्न होने वाली विचारधाराओं के टकराव समाप्त होंगे। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश भी दिए थे कि संविधान के आर्टिकल 44 को देश में लागू किया जाए। आर्टिकल 44 देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होने की बात करता है, और तब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं माना, क्योंकि तब राजीव गांधी की सरकार तुष्टीकरण की चाशनी में डूबी हुई थी। शाहबानो को 62 साल की उम्र में उनके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। शाहबानो ने अपने पति से गुजारा भत्ता लेने के लिए अदालत में अपील की, क्योंकि शाहबानो के 5 बच्चे थे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया, और जब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में तब 7 साल बीत चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब शाहबानो के पति मोहम्मद अहमद खान से पूछा कि आखिर वो गुजारा भत्ता क्यों नहीं देना चाहते, तो उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ का सहारा लिया और कहा कि उनके धार्मिक कानूनों में तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है। और इसके बाद 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने शाहबानो के पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, लेकिन तब भारत के रूढ़िवादी मुसलमानों ने इस फैसले का जमकर विरोध किया था। उनका कहना था कि वो अपने पर्सनल लॉज में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके बाद 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने एक बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, और शाहबानो को मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने झुकना पड़ा। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि कानून होने से, एक कानून होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा। इससे वोट बैंक वाली सियासत कमजोर होगी। पिछले वर्ष 25 जून को संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को उसका ही इतिहास याद दिलाया था कि कैसे उसकी सरकारें हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के मुद्दे पर पीछे हटी थी। महिला सशक्तिकरण की बात करें, कांग्रेस को कई बार अच्छे अवसर मिले, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ऊंचे हैं कि कुछ चीजें वो दिखती नहीं, छूट जाती। 50 के दायके में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही थी। कांग्रेस के पास अवसर था, लेकिन कांग्रेस उसको मिस कर गई और हिंदू कोड बोल करके उन्होंने अपनी गाड़ी चला दी। उसके 35 साल बाद कांग्रेस को दूसरा अवसर मिला, शाहबानो का। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मदद की थी और देश में जेंडर इक्वलिटी के एक अच्छा सा वातावरण की संभावना बनी थी, लेकिन उस ऊंचाई ने नीचे की चीजें देखने से मना कर दिया और वो मिस कर दिया। आज 35 साल के बाद फिर से एक बार कांग्रेस के पास मौका आया है। हम बिल लेकर के आए हैं इस देश के नारी के गौरव को। इसको किसी ने संप्रदाय से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया के ज्यादातर देशों में हर नागरिक के लिए एक ही कानून है। सबको अभिव्यक्ति की असीमित आजादी देने वाला फ्रांस जैसा देश भी एक ऐसा ही कानून लाने वाला है, जिसके बाद वहां की सरकार मस्जिदों पर नियंत्रण रख पाएगी और अपने देश में कट्टर इस्लाम के प्रसार को रोक पाएगी। और फ्रांस का यह नया कानून भारत में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक टेम्पलेट की तरह काम कर सकता है। और अब भारत को तेजी से इस दिशा में सोचना ही होगा। हम बार बार इस विषय को अपने चैनल पर आपके सामने उठाते हैं, बार बार इस विषय को डीएनए में भी लेकर आते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि देश भर में इस विषय को लेकर जागरूकता फैले, देश भर के लोग इस विषय को लेकर अपनी राय बनाएं और देश भर में एक लहर ऐसी पैदा हो जो ये कहे कि भारत में अगर देश एक है तो कानून भी एक ही होना चाहिए सबके लिए।
अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाना चाहते हैं जो इंस्टेंट विकास वाली सोच के प्रति आपकी समझ को बढ़ाएगी। भारत को एक विकासशील देश माना जाता है। आप पढ़ते हुए आए होंगे अपने स्कूल या कॉलेज में। हमारे देश में लोग 24 घंटे बिजली और पानी की मांग तो करते हैं, बिजली पानी चाहते हैं, लेकिन जब इन्हीं चीज़ों के लिए आपके घर के बाहर या किसी सड़क पर कोई खुदाई की जाती है तो हम तुरंत विरोध करने लगते हैं। हमें अपने घर, गांव और शहर में सुंदर और चौड़ी सड़कें तो चाहिए, लेकिन जब इसके लिए किसी रास्ते को बंद किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो हम वही करते हैं जो हमें सिखाया गया है। हम विरोध करते हैं, और हम विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि हमें विकास नहीं, इंस्टेंट विकास चाहिए। हमारे देश में लोग विकास भी चाहते हैं और विकास के लिए कष्ट भी नहीं उठाना चाहते। यानी हम विकास को भी 2 मिनट में तैयार होने वाले 2 मिनट नूडल्स के तराजू पर ही तोल कर देखते हैं। और आज हम इसी के बारे में आपके साथ एक चर्चा करेंगे। दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर आगरा में इन दिनों स्मार्ट सिटी योजना के तहत कई विकास कार्य चल रहे हैं। आगरा किले को ताजमहल से जोड़ने वाली एक सड़क पर पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये विकास कार्य अब आगरा प्रशासन के लिए परेशानी बन गए हैं। परेशानी की वजह सड़क पर रखे ये पाइप हैं, जिन्हें लोगों ने अपना नया रास्ता बना लिया है। आप तस्वीरें खुद देख सकते हैं। सड़क बंद होने की वजह से बहुत से लोग इन पाइपों के अंदर से गुजरकर अपने काम पर जाते हैं। उन्हें अपना काम तो दिखता है, लेकिन विकास नहीं दिखता। विकास 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, ये हैं धैर्य और सहयोग। लेकिन इंस्टेंट विकास वाले इस मॉडल में लोगों के पास ना तो धैर्य है और ना ही सहयोग करना चाहते हैं, और आज हम आपको यही दिखा रहे हैं। इस पर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आज आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस रिपोर्ट के बाद हम आपको ये बताएंगे कि विकास शब्द का पहली बार इस्तेमाल कब हुआ था और विकास का सही अर्थ क्या है। ये तस्वीरें आगरा की हैं और यहाँ कोई बाइक सवार स्टंट नहीं दिखा रहा है, ना ही यहाँ कोई प्रतियोगिता चल रही है। ये वो लोग हैं जो विकास तो चाहते हैं, लेकिन उस विकास के लिए कोई कष्ट नहीं उठाना चाहते। वैसे तो आगरा फोर्ट को ताजमहल से जोड़ने वाली ये सड़क बंद है। विकास कार्यों की वजह से इस सड़क को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। सड़क पर बड़े बड़े पाइप रखे और पुलिस की भी ड्यूटी लगी है कि वो वहां से किसी को जाने नहीं दे, लेकिन फिर भी लोग इस सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं। सड़क पर रखे पाइप के अंदर से गुजर रहे ये लोग समय पर अपने दफ्तर पहुंचना चाहते हैं। आप जरा इस बाइक सवार को देखिए, ये अपनी बाइक को लेकर पाइप के अंदर से गुजर रहा है। इस पाइप में ये फंस भी सकता है, इससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो पेट्रोल बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा देता है। जब सभी आ रहे हैं तो हम भी आ रहे हैं, जा रहे हैं रोज। सब गलत करेंगे तो सब अगर गलत करेंगे तो आप भी गलत करेंगे। अरे कुछ नहीं हो रहा है। अब इतना बड़ा रिक्शा उधर से होके आएगा, आदमी कितना लंबा पड़ रहा है। मतलब आपका कहने का अर्थ है पाइप के अंदर जाना ठीक है? वो तो गलत है पाइप में जाना, लेकिन क्या है कि अब सभी जा रहे हैं, आ रहे हैं पाइप में से। पाइपों से गुजरने वाले ये लोग मानते हैं कि सड़क को चौड़ा किया जाना जरूरी है, लेकिन ये लोग विकास से होने वाले कष्ट को नहीं उठाना चाहते। क्या कर रहे हो तुम? साइकिल कैसे ले जा रहे हो उसको? उसके ऊपर से निकाल के। क्यों ले जा रहे हो? उसकी कोई चोट लगी तो? वहाँ से निकालने नहीं दे रहे। नहीं तो वहाँ से रास्ता बंद है ना, तो घूम के क्यों नहीं जा रहे हो आप? बहुत लंबा हो जाएगा। तो मतलब अगर चोट लगी, आपको कुछ हो गया तो? जो लोग पाइपों के बीच से नहीं गुजर सकते वो अपनी साइकिल और ठेले को उठाकर दूसरी तरफ ले जाने को तैयार है। इस पे खतरा है, लेकिन इसका भी इन्हें डर नहीं है। ये लोग बस 5 किलोमीटर घूमकर दूसरी तरफ से नहीं जाना चाहते। यानी ये लोग विकास के खिलाफ नहीं है, ये विकास तो चाहते हैं, लेकिन इनके लिए ये विकास 2 मिनट में तैयार होने वाले नूडल्स के जैसा ही है। आपको खतरा महसूस नहीं होता? खतरा तो होता है साहब, घूम के जाना पड़ता है, 4 किलोमीटर का फेर पड़ता है। अगर मानिए आप अंदर पाइप में फंस गए या कोई घटना घट गई तो क्या होगा? साइड में होके निकल रहे हैं लोग वक्त, तो हम भी निकल रहे हैं। दरअसल ये काम पुलिस को सौंपा गया है कि वो इस सड़क से किसी को गुजरने नहीं दे, लेकिन पुलिस की दलील है कि वो लोगों की मनमानी के आगे बेबस है। ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने तो यहाँ तक बताया कि भाई लोगों को रोकने पर उनके साथ बदसलूकी और बदतमीजी भी की जाती है।
ये लोग नहीं मानने को तैयार, समझ नहीं रहे इस चीज़ को। वहाँ दिक्कतें होती, गिर जाते, हम लोग उठा के भेजते हैं। हम लोगों से भी बदतमीजी करने को उतारू हो जाते हैं कि क्यों बंद करवा रखा। ये हम लोगों ने नहीं बंद करवाया, यहाँ तो काम चल रहा ना गंगा जल का। विकास के इस मॉडल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस स्थिति को एक अवसर में तब्दील कर लिया है। ये वो लोग हैं जो पाइपों के अंदर से लोगों को बाइकें निकालने के बदले 10 से 20 रुपए तक लेते हैं। आज पाइप के अंदर से मोटरसाइकिल निकालते हैं, गाड़ी वगैरह निकालते हैं। हाँ, आज बोलते हैं भाई 10 रुपए दे देना, आपकी गाड़ी निकाल देंगे। विकास दो चीजों पर निर्भर करता है, लोगों का धैर्य और उनका सहयोग। ये वो दो इंग्रेडिएंट्स हैं जो विकास के सपने को पूरा करते हैं। लेकिन आगरा की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि लोग विकास नहीं, इंस्टेंट विकास चाहते हैं। फिलहाल जी न्यूज की मुहिम के बाद इन पाइपों को बंद कर दिया गया। लेकिन हमारा सवाल यहाँ यह है कि पाइपों को बंद करने की जगह हम विकास के प्रति नई सोच की नई शुरुआत क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल आपको खुद से पूछना है, क्योंकि वही देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता है जिस देश के लोग विकास में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। आगरा से शोभित चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारे देश में सब लोगों को शॉर्टकट ही चाहिए। अमेरिका के मशहूर अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज कहते थे कि डेवलपमेंट इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ पीपल, नॉट जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमीज। इसका हिंदी में अर्थ है कि विकास आम आदमी की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम है, केवल अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव का साधन नहीं। लेकिन हमारे देश में विकास के प्रति लोगों का नजरिया ऐसा नहीं है। हमारे देश में स्कूल, सड़क, कॉलेज, डैम या अस्पतालों के निर्माण को ही विकास माना जाता है। लेकिन असल में यह विकास नहीं है, ये केवल विकास के सिम्टम्स हैं, यानी विकास के लक्षण हैं। इसलिए आज हम आपको विकास का सही अर्थ बताना चाहते हैं। 16वीं शताब्दी में पहली बार डेवलप शब्द का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि शब्द को असली पहचान 18वीं शताब्दी में मिली, जब इसका प्रयोग काफी बढ़ गया था, प्रचलित हो गया था। यानी यहीं से विकसित और विकासशील देशों के बीच के अंतर उजागर होने शुरू हुए। विकास का सही अर्थ है उन्नति या प्रगति। और जैसा कि हमने आपको बताया, विकास दो चीजों पर निर्भर करता है, पहला धैर्य और दूसरा सहयोग। इसे आप एक उदाहरण के जरिए समझिए। मध्य प्रदेश में एक जिला है झाबुआ। इस जिले में पानी की बहुत समस्या है और चुनावों में यही मुद्दा लोगों की प्राथमिकता रहता है। लेकिन कुछ समय पहले वहां 400 गांवों के लगभग 12,000 लोगों ने मिलकर पानी बचाने की मुहिम शुरू की। इन लोगों ने पानी बचाने के लिए लगभग 2 लाख छोटे छोटे तालाब बनाए और 225 गांवों में 52 छोटे बांधों का निर्माण किया। यानी इन लोगों ने विकास में अपनी जिम्मेदारी निभाई और उन्नति के दरवाजे भी खोले। हालांकि हमारे देश में अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो विकास को सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी मानते हैं। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि विकास कार्यों की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इस विकास में आपका भी बहुत अहम रोल है, जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। विकास सिर्फ सड़कें बनाने से और अस्पताल बनाने से नहीं होगा। ये सब बनने के बाद आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आएगा, जो जीवन आपका बदलेगा, उस बदले हुए जीवन को असली विकास कहेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.